हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाईसीटी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ रहे थे और नागरिक शास्त्र के तहत हमने जो राजनीति विज्ञान है उसी को नागरिक शास्त्र बोलते हैं। क्यों नागरिक शास्त्र बोलते हैं ये तो हम समझ ही चुके हैं। और जैसा कि आप लोग पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो पीजीटी में वैसे भी पता है कि जो 12th तक पढ़ाया जाता है वो नागरिक शास्त्र ही बोला जाता है। और यहाँ पे कल हम लोग पढ़ रहे थे राज्य के बारे में। राज्य को हमने डिटेल से समझा था, ठीक है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति को समझा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड लेके चलना पड़ेगा आपको चीजों को समझने के लिए। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत को पहले समझिए थोड़ा सा, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये है क्या? ठीक है, राजनीतिक विज्ञान तो आप लोगों ने समझ लिया, सिद्धांत, क्योंकि थ्योरी जो होती है किसी भी टॉपिक की या किसी सब्जेक्ट की, उसको समझना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे जैसे अगर हम बोले तो राजनीति का अर्थ तो हमने समझा, ठीक है। एक संगठन है, समाज के तहत एक संगठन है, ठीक है। राजनीतिक जो क्षेत्र है उससे इससे संबंधित इसका सरोकार है। इसका केंद्र बिंदु राज्य है, यानी कि पूरा फोकस राज्य पे रहता है और राज्य का फोकस जो है नागरिकों पे रहता है। ये सारी चीजें तो हम समझ चुके हैं। सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है? सिद्धांत एक साइंस से संबंधित है। किसी भी चीज का जब सिद्धांत होता है तो वहां पे व्यवस्थित रूप से चीजों को व्याख्या की जाती है, उससे संबंधित सारी चीजों को बताया जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे इसको अगर हम पूरी तरह से विज्ञान कहिए अथवा आप जो है कह सकते हैं कला कह सकते हैं, ये तो देखा था, लेकिन ये विज्ञान प्लस दर्शन है। मैं बताऊंगा क्यों। विज्ञान तो है ही, प्लस दर्शन है। दर्शन विज्ञान क्यों कहते हैं, ये ठीक है, ये हमने देखा ना। अब इस चीज को हम आगे समझने वाले हैं कि विज्ञान क्यों कहते हैं, दर्शन क्यों कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि राजनीति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को क्यों माना जाता है, उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि अरस्तु के पहले जो भी खासकर हम यूनान से इसका अध्ययन शुरू करते हैं तो वहां पे राजनीति को अलग नहीं माना जाता था, वो नीति शास्त्र का एक हिस्सा था, उसी के रूप में इसका प्रयोग होता था। लेकिन आने वाले समय में अरस्तु ने इसको पूरी तरह से अलग किया और एक सेपरेट सब्जेक्ट के तहत जो है राजनीति विज्ञान, यानी इसको विज्ञान भी ये शब्द उन्होंने यूज नहीं किया था, उन्होंने पॉलिटिक्स यूज किया था। और पॉलिटिक्स उनकी कृति भी थी, ठीक है। पॉलिटिक्स उनकी कृति थी। पॉलिटिक्स को उन्होंने कहां से लिया था? पोलिस से लिया था। पोलिस क्या होता था उस समय? यूनान में जो नगर राज्य होते थे, छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे, उनको जो है पोलिस बोला जाता था। पोलिस क्यों बोला जाता था? क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसे बनती थी, ठीक है। पॉलिस से पॉलिसीज, पॉलिसीज से पॉलिटिक्स, यही से ये शब्द डिराइव होता है। और यहाँ पे इन्होंने एथिक्स जो था राजनीति शास्त्र में, नीति शास्त्र को अलग करने का काम किया था, इसीलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। एक बात। दूसरी बात, अगर हम बोले कि फिर प्लेटो ने क्या किया था, प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन का पिता क्यों कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो दार्शनिक रूप था उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन नीति शास्त्र को और जो है राजनीति विज्ञान को अलग नहीं किया। ये चीज क्लियर है। देखिए, ये तो शुरू में हमने देखा था समाज वाले क्षेत्र में कि लोग राज्य और समाज में बहुत भेद नहीं करते थे, ठीक है। आगे चलकर जैसे जैसे चीजें चली वहां पे वैसे डेवलपमेंट होता चला गया आगे। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जब हम बात करते हैं कि राजनीति सिद्धांत क्या है, तो विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध। उसी के हिसाब से जो दर्शन है, दर्शन का देखिए मतलब यहाँ पे मैं समझाऊंगा। दर्शन का तात्पर्य है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान का मतलब क्या है। अब इसको हम आगे समझेंगे। देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को हम लोग मूलतः दो भागों में बांटते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो हमने देखा था 16वीं सदी तक, ये हमको पता है। तो 16वीं सदी से लेकर प्रारंभ में इसको 16वीं सदी तक हम इसको परंपरागत परंपरागत राजनीति विज्ञान बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिक या व्यवहारिक, ठीक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान बोलते हैं अथवा आधुनिक या व्यवहारिक राजनीति विज्ञान। इसको कहां तक बोलते हैं? 19वीं सदी तक। 19वीं के बाद जो है उत्तर व्यवहारिक राजनीति विज्ञान आता है या उत्तर व्यवहारिक राजनीति आती है, उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
अच्छा, इसके नाम पे भी ज्यादा मत जाइएगा। जैसे कि मैंने बताया कि राजनीति विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान शब्द किसने यूज किया था, तो राजनीति विज्ञान सबसे पहले जो है विलियम गॉडविन ने यूज किया था। ठीक है, गिलक्राइस्ट बोलते हैं कि यही नाम सबसे उपयुक्त है, विलियम गॉडविन। ये नाम कुछ पेपर में आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, राजनीति विज्ञान। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, विलियम गॉडविन। और जो है वालस्टोन क्राफ्ट, बड़ा लंबा नाम है इनका। इन दो लोगों ने सबसे पहले जो है राजनीति विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, इन दो लोगों ने। विस्मार्क की बात बोले तो विस्मार्क ने इनको संभाव्य कला कहा था। क्या बोला था? संभाव्य कला का नाम दिया था राजनीति विज्ञान को। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा पता रहना चाहिए आपको। फ्रेडरिक पोलाक का भी नाम आता है, इन्होंने राजनीति का विज्ञान बोला। किसने? फ्रेडरिक पोलाक ने राजनीति का विज्ञान बोला। इन्होंने, पोलक ने राजनीति का विज्ञान। ठीक है, गॉडविन, जो विलियम गॉडविन ने क्या बोला था? राजनीति विज्ञान बोला था। बेसिक अंतर है, थोड़ा सा इसको बस ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये चीजें हम लोग डिस्कस थोड़ा बहुत कर भी चुके हैं। आगे यहाँ पे देखिए, जब मैं फ्रेडरिक पोलाक का नाम लेता हूँ, तो इन्होंने पहली बार क्या किया था? राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को बांटा था। एक तो परंपरागत बोला, एक आधुनिक बोला, दो भागों में बांटा। लेकिन मूलतः इसको हम इसी तरह से बांटते हैं, परंपरागत राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद भी यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा बेसिक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, आखिर परंपरागत राजनीति है क्या। देखिए, परंपरागत राजनीति की जो बात आती है, जो 16वीं सदी तक यहाँ पे अध्ययन होता है, इसके पहले तक, इसके पहले वाला, ठीक है, 19वीं मतलब माफ कीजिएगा, 16वीं सदी से 19वीं सदी तक अध्ययन होता है। इसके पहले तो जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं तो प्राचीनतम रूप था। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि आधुनिक राष्ट्र राज्य से ही इसका अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 19वीं सदी तक जो प्रारूप था अध्ययन का, वहां पे सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे जो विज्ञान का अध्ययन होता था वो कैसा होता था? संस्थाओं का, संगठनों का, राज्य से संबंधित या राज्य के आसपास ही घूमकर अध्ययन होता था। कैसा अध्ययन था? वस्तुनिष्ठ अध्ययन था। कैसी परंपरा थी? तो यहाँ पे जो इनकी परंपरा थी वो कैसी थी? निगमनात्मक। कैसी परंपरा थी? निगमनात्मक। देखिए एक चीज समझिएगा, परंपरागत राजनीति में राज्य का ही अध्ययन होता था, राज्य की संस्थाओं का अध्ययन होता था, संगठनों का अध्ययन होता था। ठीक है, ये सारी चीजों का अध्ययन होता था। साथ के साथ जो अध्ययन था कैसा था? वस्तुनिष्ठ अध्ययन था। और जो है निगमनात्मक अध्ययन था। ठीक है, कैसा था? निगमनात्मक। निगमनात्मक में ये बात आती है, देखिए, निगमनात्मक का तात्पर्य ये है कि जो अध्ययन की पद्धति है, ठीक है, वो पहले सामान्य से विशेष की तरफ होती है। सामान्य से विशेष का क्या तात्पर्य है? जैसे मान के चलिए कि कोरोना वैक्सीन थी, टेस्टिंग अगर करना था, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, तो उसमें बात ये आती है कि एक तो पहले क्या किया गया कि पहले बहुत से लोगों पे इसको टेस्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद एक सामान्य निष्कर्ष निकाला गया ना, कि भैया ये वैक्सीन काम करेगी। लेकिन उसमें उल्टा हो जाता है, इसमें पहले निष्कर्ष निकाल लेते कि ये काम करेगी, उसके बाद सब पे लगाते तो परिणाम उल्टे आते। तो यही बात है कि जब हम निगमनात्मक पद्धति की बात करते हैं तो पहले सामान्य का अध्ययन करते हैं, उसके बाद विशेष पे जाते हैं। जैसे अगर आपसे बोले गाय के बारे में, ठीक है, गाय, गाय क्या है? तो आप बोलेंगे एक जानवर है, जैसे ऐसे लिखते थे। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं सिर्फ लाल रंग की गाय, या मैं किसी व्यक्ति का नाम लूं, बोलूं भैया उसकी लाल रंग की गाय, तो यहाँ पे जो विशेष हो जा रहा है वो समझिएगा, ये लाल रंग की गाय है किसी अमुक व्यक्ति की। लेकिन सिर्फ गाय की बात बोल रहा हूं तो ये सामान्य हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें जब बोला जाता था, समस्याएं उठाई जाती थी राजनीति विज्ञान में, परंपरागत राजनीति में, तो वो जनरलाइज करके उठाई जाती थी, कोई स्पेसिफिक घटना या वस्तु या तथ्य पे नहीं जाती थी। इस प्रकार से ये चीजें होती थी। साथ के साथ यहाँ पे जो आपका परंपरागत राजनीति थी, इसकी एक और खासियत थी। क्या खासियत थी? इसके पास खुद की एक अध्ययन सामग्री नहीं थी। खुद की अध्ययन सामग्री ना होने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको बताता हूँ। खुद की ना अध्ययन सामग्री के लिए मतलब कि जो इसकी अध्ययन की सामग्री थी,
इसके लिए क्या था, ये दूसरे विषयों पर आश्रित था। दूसरे विषयों पर आश्रित था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन विषयों को लेकर कहाँ कहाँ से ये सब्जेक्ट का अपना जो सब्जेक्ट था उसके लिए मतलब टॉपिक्स उठाता था, दर्शन से, इतिहास से, भूगोल से, इस तरह से जो अन्य धर्म से, धर्म शास्त्रों से। तो इसके पास खुद का अपना विषय विषय के रूप में अध्ययन सामग्री ही उपलब्ध नहीं थी, और इसका जो क्षेत्र था बहुत संकुचित था। संस्था, राज्य, इन्हीं सब संगठन, इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन करता रहता था। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अध्ययन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। प्रॉब्लम तब हुई जब ये लोग अपने अपने सिद्धांतों का डेवलपमेंट कर रहे थे। उसके बाद हुआ क्या कि सबसे बड़ी घटना होती है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सब जब देखा जाता है कितना बड़ा नरसंहार होता है और कई देश लड़ जाते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो राजनीति का सिद्धांत है, जो राजनीति हम लोग कर रहे हैं, जो एक व्यवस्था, एक जो पूरा सिस्टम हमने बना कर रखा है, उसमें ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। तो उस खामी की तरफ ध्यान दिया जाता है और धीमे धीमे आगे बढ़ा जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान की तरफ, या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की तरफ, जिसको हम व्यवहारवाद बोलते हैं, ठीक है। व्यवहारवाद में क्या अंतर किया गया, देखिए इस पर जो है आक्षेप लगने लगे, किस पर, परंपरागत राजनीति पर। परंपरागत राजनीति पर आक्षेप लगने लगे और फिर धीमे धीमे लोग व्यवहारवाद की तरफ बढ़े। रॉबर्ट सी बोर्न, इनका एक बड़ा, सी बोर्न, इन्होंने क्या बोला कि जो परंपरागत राजनीति थी, परंपरागत राजनीति कहाँ थी, इतिहास के, इतिहास की चार दीवारी में पली बड़ी थी, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने तथ्यों का संकलन, तथ्यों का संकलन तो किया, पर उनका विश्लेषण नहीं किया। उनका विश्लेषण नहीं किया, ठीक है। तथ्यों का तो संकलन किया लेकिन उनका विश्लेषण किसी भी आधार पर कहीं पर नहीं किया। ये बात इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, इनकी आलोचना होती है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, ये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवाद अब हम लोग को वही पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा परंपरागत राजनीति को आपको समझाना आवश्यक हो गया था। क्योंकि जब तक आप परंपरागत राजनीति को नहीं समझेंगे, क्यों व्यवहारवाद आया, इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक अब जो है आपको ठीक से जो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद नहीं समझ में आएगा। तो व्यवहारवाद की शुरुआत होती कहाँ से है, वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसके बीज जो है पहले ही आपके देखेंगे तो बो उठे थे, कहीं ना कहीं इसकी बात होने लगी थी। सबसे पहले ग्राहम वालास और ब्रेडले ने इसकी बात कर दी थी, ठीक है। तो कैसे हुई बात इसकी, लेकिन ऑफिशियल इसकी जो शुरुआत हुई, यानी कि कह सकते हैं कि इसकी नींव पड़ी, कहाँ पड़ी, 1925 में शिकागो में एक सम्मेलन हुआ। कहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, 1925 में शिकागो में, ठीक है। शिकागो में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के दौरान, ठीक है, एक प्रसिद्ध विचारक थे चार्ल्स ई मोरियम, या चार्ल्स मोरियम भी बोलते हैं इनको। चार्ल्स मोरियम की एक बुक थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। एक्चुअली ये अध्यक्षता कर रहे थे पूरे उस जो मंथन हुआ था, जो ये हुआ था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हो गया, इतनी अशांति है, हमारे कुछ जो बेसिक सिद्धांत है उसमें कमियां हैं। तो इन्होंने अध्यक्षता की थी और इन्होंने ही बोला था कि जो परंपरागत राजनीति है वो बेमेल हो गई है, ठीक है, अब अनुपयोगी हो गई है। तो अब हमें उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और व्यवहारवाद शब्द की बात करें, प्रॉपर व्यवहारवाद शब्द 1924 में सर्वप्रथम जीवी वाटसन ने इसका प्रयोग किया था। किसने, जीवी वाटसन ने इसका पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था।
अच्छा, परंपरागत राजनीति और व्यवहारिक राजनीति में अंतर क्या है? देखिए, परंपरागत राजनीति में हमने देखा कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे अभी तक, किस चीज का अध्ययन कर रहे थे? संस्थाओं का, संगठनों का। लेकिन हमने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि हमने संस्थाओं और संगठनों और राजनीति विज्ञान का तो अध्ययन किया, लेकिन हमने उस संस्थाओं और संगठनों में जो परिवर्तन हुए, जो नियम बनाए गए, उसके आलोक में मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं किया। कि जैसे मान के चलिए कि आपने एक सिस्टम, एक रूम बना दिया, बहुत बढ़िया एसी रूम बना दिया, लेकिन आपने यही नहीं सोचा कि उसमें बैठने वाले व्यक्ति को कैसा फील होगा। ठीक है, हो सकता है सफोकेशन, हो सकता है बहुत ज्यादा चिल्ड हो रह ही ना पाए, क्योंकि बेसिकली जो रूम बनाया है आपने वो व्यक्तियों के लिए ही बनाया है। तो उस चीज का अध्ययन कहीं ना कहीं ये लोग मिस करते चले गए, पूरा स्ट्रक्चर ही अध्ययन करते रहते, संगठन अध्ययन करते रहते थे, लेकिन जो है मूल रूप से मानव व्यवहार के अध्ययन को इन्होंने इग्नोर कर दिया। साथ के साथ एक प्रॉब्लम और थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आती है मानव व्यवहार, इसीलिए इसको व्यवहारवाद भी कहा जाता है, व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल था। दूसरी बात ये भी इसमें आती है कि चलिए ठीक है, व्यवहारवाद का तो अध्ययन आपने नहीं किया, लेकिन एक बात और आती है कि जब आप ये सब संस्थाओं का, संगठनों का अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय अध्ययन करते करते आपने कहीं ना कहीं मूल्यों को बहुत ज्यादा महत्व दिया। मूल्यों का मतलब हर चीज में नैतिकता, हर चीज में मूल्य, तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और तथ्यों पे, फैक्ट जो है जीवन में बहुत आवश्यक होता है। फैक्ट पे ना ध्यान देने के कारण मूल्यों पे ध्यान दिया गया, और मूल्यों पे ध्यान देने के कारण हुआ क्या कि अनावश्यक मूल्यों का जो है इकट्ठा हो गया, और उसका जो है संकलन हो गया। ठीक है, विश्लेषण को महत्व नहीं दिया जाने लगा मूल्यों के कारण। तो तथ्यों का, जैसा कि इन्होंने, रॉबर्ट सिबोल ने आरोप भी लगाया कि इन्होंने भैया संकलन तो खूब कर लिया, लेकिन उसके जो विश्लेषण की आवश्यकता थी, वहां पे ये मार खा गए। ठीक है, तो इसीलिए जो आगे चलकर उनका जो है विश्लेषण भी किया गया। साथ के साथ जैसे मैंने पद्धति को बताया था, तो उसमें क्या, परंपरागत राजनीति में कौन सी पद्धति थी? निगमनात्मक पद्धति थी। इसमें ये कौन सी पद्धति यूज करेंगे? आगमनात्मक पद्धति यूज करेंगे। कौन सी पद्धति? आगमनात्मक। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज लिख लीजिए। व्यवहारवाद, जनक किसके कौन है? चार्ल्स मोरियम। लेकिन व्यवस्थित रूप से इसको प्रतिपादित किसने किया, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। व्यवस्थित प्रतिपादक इसके हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन, ठीक है। इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, तुलनात्मक राजनीति वैसे ज्यादा पढ़ेंगे। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत दिया। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसमें मानव व्यवहार, व्यवहार को राजनीति के केंद्र में रखा। साथ के साथ ही कैसी थी? मूल्य तटस्थ थी, यानी कि मूल्यों को जो है महत्व तो नहीं दिया गया। मूल्य, मूल्य तटस्थ राजनीति थी। ठीक है, विश्लेषण, तथ्यों के विश्लेषण पर, विश्लेषण पर ध्यान दिया गया। तथ्यों के विश्लेषण पर इसमें ध्यान दिया गया। पद्धति कैसी थी इसकी? अनुभव मूलक पद्धति। ठीक है, अनुभव मूलक, चिंतन मूलक नहीं। इसके पहले वाली जो परंपरागत राजनीति थी उसकी पद्धति कैसी थी? चिंतन मूलक पद्धति। यहाँ पे आप लिखिए, ये हम व्यवहारवादी राजनीति के बारे में लिख रहे हैं। पद्धति कैसी थी इसकी? अनुभव मूलक, अनुभव मूलक पद्धति थी इसकी। ठीक है, इसलिए इसको, ये तर्क वितर्क पर आधारित थी। तर्क वितर्क पर आधारित थी। साथ के साथ जो है, ये कौन सी पद्धति, जो सिस्टम था इसके साथ, ये कौन सी पद्धति का प्रयोग करते थे अनुभवमूलक पद्धति के साथ? आगमनात्मक, आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगमनात्मक पद्धति में हिंट के लिए मैं लिख दूं, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? विशेष से सामान्य का अध्ययन करते हैं। विशेष से सामान्य
अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, विशेष से सामान्य क्या तात्पर्य है। जब व्यवहारवादी राजनीति आई तो व्यवहारवादी राजनीति में मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया गया। अब हर मनुष्य का व्यवहार अलग होता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह के चलिए कि मनुष्यों की जो राजनीति होगी वो मनुष्य उससे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या है, सबकी अलग अलग होगी। और जैसा कि हमने देखा कि पूर्णतः विशुद्ध विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान परिवर्तित होने वाला विज्ञान है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे निगमनात्मक पद्धति में मान लिया जाता था कि जैसे एक बार कोई प्रक्रिया हुई तो इसका परिणाम ये होगा, लेकिन आगमनात्मक पद्धति में क्या हुआ था कि व्यवहार पे, व्यक्तियों पे ज्यादा फोकस किया गया, वस्तुओं पे, ठीक है। इसमें क्या विशेष से सामान्य क्या है, विशेष से सामान्य ऐसा है, मान के चलिए कि इसमें जो परीक्षण किया जाता है विशेष से सामान्य पद्धति में, इसमें जैसे मान के चलिए कि कोरोना के लिए वैक्सीन बनानी है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग जोड़ पाएंगे, गाय और गाड़ी का एग्जांपल दूंगा तो हो सकता है उतना बढ़िया ना समझ में आए, वो भी समझाऊंगा। कोरोना के लिए वैक्सीन बनानी है, ठीक है, तो उसका परीक्षण आप कैसे करेंगे, उसका परीक्षण विशेष पे करेंगे। विशेष मतलब एक पर्टिकुलर चीज पर, ऐसा नहीं निष्कर्ष से सामान्य सा निष्कर्ष पहले नहीं निकालेंगे, ठीक है, पहले विशेष पे करेंगे। एक व्यक्ति पे किया आपने, निष्कर्ष ठीक रहा, दो पे किया, मान लीजिए 1000 व्यक्तियों पे आपने किया कि अच्छा इसका यही परिणाम आ रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि तब एक निष्कर्ष निकालेंगे, मतलब विशेष से सामान्य की तरफ जाएंगे कि हाँ ये वैक्सीन अगर हम किसी को लगाते हैं तो इसका जो है परिणाम सही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विशेष से सामान्य की तरफ चलता है, जो कि थोड़ा सा वैज्ञानिक है, थोड़ा सा क्या पूर्णतः वैज्ञानिक है ना। जैसे आप ये देखिए कि कुछ लोग पूर्वाग्रही होते हैं, पूर्वाग्रही का मतलब वो मानते हैं कि ये चीज ऐसी होती है, बेसिक उनको कोई अनुभव नहीं, जबरदस्ती की बातें करते हैं। ऐसा जीवन में मिला होगा, आपसे मिले होंगे बहुत से लोग। तो उनका क्या होता है कि वो लोग जो है कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं निगमनात्मक पद्धति के होते हैं, पहले से कंसीडर कर लेते हैं कि चीजें ऐसी होती है ना। हालांकि वो चिंतन मूलक पद्धति में उसका भी महत्व है, साइंस में उसका भी महत्व है, क्योंकि विज्ञान में पहले कल्पना ही की जाती है, ठीक है, पहले कल्पना ही की जाती है। इसमें बड़ा विवाद है, फिलोसफी के पास विज्ञान और फिलोसफी बहुत दूर नहीं है, एक साथ चलते हैं। जितने भी फिलोसफर रहे शुरू में वही वैज्ञानिक बने हैं। मतलब प्राचीन समय में अरस्तु क्या थे, प्लेटो क्या थे, फिलोसफर ही थे, राजनीति के प्रथम वैज्ञानिक थे, बायोलॉजी के जनक थे अरस्तु, ठीक है, बहुत सारी चीजें की। तो इसलिए जैसे कि फिलोसफी चलती है, उससे केमिस्ट्री भी चलती है। मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस होता है इसको देखा थोड़ी ना जाता है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा अपाउ का नियम, ठीक है, बहुत से मॉडल पढ़े होंगे जो केमिस्ट्री में, तो वो फिलोसफी में भी ऐसे चलते हैं। खैर, तो वो चीज समझिएगा। तो यहाँ पे ये पद्धति में समझाने का प्रयास कर रहा था, आगे बार बार यूज आने वाली है, जब भी यूज होगी तो आप समझ जाएंगे कि आगमनात्मक पद्धति क्या है, निगमनात्मक पद्धति क्या है। ये फिलोसफी में, इतिहास में, दर्शन में, राजनीति में बहुत जगह ही प्रयोग होती है, इसका सिस्टम यही है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो आगमनात्मक पद्धति यूज होती है, और ये अनुभव मूलक और तर्क वितर्क पर आधारित जो है ज्ञान है। तो इसमें जो है, अच्छा इसमें अध्ययन की सामग्री अगर हम बोले तो कैसी है, अध्ययन की सामग्री, उसमें तो क्या था कि हम दूसरे विषयों से लेते थे। इसमें जो अध्ययन की सामग्री थी इसकी, स्वयं की है या स्वायत्त है, ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं है, खुद की सामग्री अध्ययन की, इतिहास, भूगोल और अन्य विषयों पर आधारित नहीं। दूसरी, हाँ, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं या अंतर विषयक अप्रोच बोलते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। अंतर विषयक, अंतर विषयक, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर विषयक अप्रोच बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें दूसरे सब्जेक्ट का भी अध्ययन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति विज्ञान या जिस सब्जेक्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं वही रहेगा, दूसरे विषय का भी अध्ययन होगा। लेकिन बात यही रहेगी कि दूसरे विषय का अध्ययन वहीं तक करेंगे जहां तक हमको जरूरत होगी। जैसे कि इतिहास से हमें कोई एग्जाम्पल उठाना है तो हम जाएंगे इतिहास में, अपने एग्जाम्पल को लेंगे और चुप मार के लौट आएंगे, ठीक है। दूसरे विषयों का अध्ययन सिर्फ अपनी सामग्री तक करेंगे, जहां तक आवश्यकता, उस पर निर्भरता नहीं बढ़ाएंगे। तो इसी को अंतर विषयक अप्रोच कहा जाता है। व्यवहारवाद की ये भी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। चार्ल्स मोरियम इसके जनक माने जाते हैं, उनके साथ इसका नाम जोड़ के देखा जाता है। चलिए, ये सारी चीजें देख ली हमने, ये भी देख लिया कि व्यवहारवाद जो शब्द भी होता है सबसे पहले जेबी वाटसन ने प्रयोग किया था। व्यवहारवाद का शाब्दिक अर्थ है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने से है। इसके तहत मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार व राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए इसे इसीलिए जैसे हमने देखा ना कि ये पद्धति अनुभव मूलक है और तर्क वितर्क पर आधारित है, इसीलिए इसको तार्किक प्रत्यक्षवाद भी बोला जाता है। पेपर में एग्जाम में आया है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, आया है का मतलब देखिए ऐसा है कि एग्जाम में
जैसे घूम फिर के प्रश्न वही आने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो जरूरी नहीं कि दोबारा ना पूछी जाए, इस एग्जाम में पूछी गई हैं तो दूसरे में पूछ ली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बार कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है अगर आपकी किसी और पेपर में आया तो आपके पेपर में भी आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसको इसीलिए हम लोग तर्क तार्किक प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं, जो अनुभव मूलक पद्धति पर आधारित है। और इसको अनुभवात्मक या क्रियात्मक भी इसके साथ जुड़ा जाता है, यानी कि अनुभव भी है और एक्शन भी है आपका, ठीक है। और इसकी शुरुआत चार्ल्स सी मोरियम ने शिकागो विश्वविद्यालय में 1925 में अपनी बुक, क्या नाम था इनका, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसको शुरू में हमने डिस्कस किया था। चलिए अब यहाँ पे देखें तो इसका बौद्धिक जनक चार्ल्स सी मोरियम को माना जाता है, ये चीज हमने पहले ही देख लिया। वर्ष 1908 में इंग्लैंड में, जो मैं शुरू में बता रहा था कि इसकी जो इस व्यवहारवाद के अग्रदूत किसको बोला जाता है, दो व्यक्तियों को बोला जाता है। एक तो मैंने बताया था ग्राहम वालास, ठीक है, ये देखिए ग्राहम वालास, और दूसरे जो है वो है ब्रेडले, एएफ ब्रेडले। इनकी दो पुस्तकें थी, यानी कि एक एक पुस्तकें दोनों लोगों ने लिखी थी, मतलब दो पुस्तकें दो लोग की हुई। ग्राहम वलास की है सबसे बड़ी, जो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये इनका क्या था कि राजनीतिक प्रक्रिया पे इन्होंने बहुत फोकस किया, और जब प्रक्रिया पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल चीजें होंगी, ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई होंगी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी थी। इनकी जो प्रोसेस, अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद में प्रक्रिया पर किसने जोर दिया, तो ग्राहम वालास आता है। अगले जो ब्रेडले हैं ये मनोविज्ञान पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनकी जो किताब का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने जो है आपका मनोविज्ञान पर ज्यादा फोकस किया। मनोविज्ञान मतलब ह्यूमन को समझने का जो प्रयास किया, वो अपनी पुस्तक में इन्होंने अपने तथ्यों को डाला। तो ये दो नाम भी महत्वपूर्ण हैं। व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय अमेरिकी संगठन को जाता है। दो अमेरिकी संगठन है, पहला है कि अमेरिकन पॉलिटिकल एसोसिएशन, यहाँ पे कॉमा में डॉस ये सब नहीं है, अमेरिकन पॉलिटिकल एसोसिएशन। और दूसरा है कि सोशल रिसर्च काउंसिल, ठीक है, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, ये है। ये दो प्रमुख जो है, जो संगठन है जो राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और व्यवहारवादी आंदोलन को खासकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद आता है व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय, जैसा कि मैंने पहले बताया, विकसित करने का या व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो डेविड ईस्टन को जाता है। लेकिन इसके जनक, बौद्धिक जनक कौन है, तो चार्ल्स ई मोरियम है। इसके अग्रदूत कौन है, ग्राहम वालास है और एएफ ब्रेडले हैं। आगे चलते हैं। ईस्टर्न को व्यवहारवाद, देखिए अब यहाँ पे अगर जो प्रश्न है, अब अगर पूछे कि भैया व्यवहारवादी क्रांति का जनक कौन है, ठीक है, तो मैंने बताया कि व्यवहारवाद के जो बौद्धिक जनक है वो माने जाते हैं चार्ल्स ई मोरियम। लेकिन व्यवहारवादी क्रांति अगर शब्द यूज हो तो वहां पे ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न का नाम हम लोग लिखेंगे। डेविड ईस्टर्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने तो अपने विचार दिए, लेकिन विचार को क्रांतिक रूप से आगे बढ़ाया और उसको उपयोग में लाया, ठीक है, विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का काम डेविड ईस्टर्न ने किया। डेविड ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत बहुत ही फेमस है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यूथ कंपटीशन की दो बहुत फेमस किताब हैं। एक तो है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी एग्जाम में आज तक जो भी आ चुके हैं, वो वहां पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक होता है, और दूसरा है पॉइंटर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर आप इसको लगाने जाएंगे, खासकर टीजीटी वालों के लिए बता दूं कि इस टॉपिक को मत छुइएगा, क्या है ही नहीं सिलेबस में, यूपी टीजीटी। दूसरी बात, पीजीटी वाले लगाएं, लेकिन याद रखिएगा कि डेविड ईस्टन को बहुत डिटेल से, ठीक है, व्यवस्था सिद्धांत को बहुत डिटेल से हमको तुलनात्मक राजनीति में पढ़ना है। उतना तो हम इस टॉपिक में कवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक प्रोसेस लेके चल रहे हैं ताकि चीजें समझ में आए। इसलिए यहाँ पे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वहां पे जब आप प्रश्न लगाएंगे तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे लगेंगे कि आपसे नहीं हो रहे हैं, और वो हो भी नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां पे हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो इससे भी संबंधित है, वहां बुक में आपको मिल जाएंगे प्रश्न, लेकिन उसको जब हम तुलनात्मक राजनीति पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। और जो टीजीटी वाले हैं वो घबराए नहीं, उनके सिलेबस में डेविड ईस्टर्न के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा। तो व्यवहारवादी क्रांति के जो जनक माने जाते हैं कौन है, डेविड ईस्टर्न। हम तुम लोग तुलनात्मक राजनीति जब पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल से सारी चीजें पढ़ेंगे वहां पे। इन्होंने 19वीं सदी को वैज्ञानिक विधि का युग कहा। किसने, डेविड ईस्टर्न ने 19वीं सदी को क्या बोला, वैज्ञानिक युग, विधि का युग। सीधा सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भैया किसने जो है 19वीं सदी को वैज्ञानिक विधि का युग कहा, डेविड ईस्टर्न है। ईस्टर्न ने नवीनतम राजनीति को मूल्यों और आदर्शों पर आधारित न मानकर इसे मूल्य तटस्थ माना। जैसे कि मैंने बताया कि पहले क्या था, फिलॉसफी बहुत आती थी, अच्छी अच्छी बातें लोग करते थे, लेकिन काम अच्छे नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध इसी का परिणाम था।
तो इन्होंने बोला कि एक सिस्टम से चलते हैं, साइंस जैसे फैक्ट को देखता है उस हिसाब से फैक्ट को देके तथ्यों पर चलते हैं, चीजों को करते हैं, तो बोलते हैं मूल्यों को हटा ही दो आप, ठीक है, नैतिकता की बात रहने दो, रहने ही मतलब करने के लिए केवल काम की बातें करते हैं। परंपरागत राजनीति में मानव व्यवहार को विषय निष्ठ और से मतलब इसको मानव व्यवहार को एकदम से अलग कर दिया गया था, ठीक है, और व्यवहार को अप्रत्याशित माना गया था। मतलब यही आरोप लगा था ना, राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों नहीं कहते, बोलते हैं भाई मानव व्यवहार ही अप्रत्याशित है, उसका आप गेस कर ही नहीं सकते कि वो है क्या, किस चीज पे कैसा रिएक्ट करेगा ना, इस तरह की दुविधाएं उत्पन्न हो रही थी। तो उन्होंने मानव व्यवहार को अप्रत्याशित इन्होंने भी माना था, लेकिन बोले कि भाई देखो राजनीति विज्ञान में अगर आप, मेन चीज है कि उसका केंद्र में तो नागरिक ही है ना, और नागरिकों के व्यवहार को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा और कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं बहुत सरलता के साथ। उसके बाद ईस्टर्न ने राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। देखिए इन्होंने पूरे सिस्टम को, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, इन्होंने पूरा का पूरा उसको जो है एक सिस्टम अप्रोच पूरा इन्होंने दिया, सिस्टम अप्रोच इन्हीं से संबंधित है डेविड ईस्टर्न ने। तो व्यवस्था सिद्धांत दिया, पूरे की पूरे सिस्टम को इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत नाम दिया, या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरह से जो भी हमारे बीच में सिस्टम है उसको पूरी तरह से इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत ही नाम दिया। सरकार हो गया, संसद हो गया, लोकतंत्र हो गया, सबको इन्होंने बोला। उसकी व्याख्या इन्होंने आगे की, हालांकि इसको तुलनात्मक राजनीति में बार बार बता रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो इनपुट और आउटपुट के मॉडल पे चलती है, निर्गत और आगत। इनपुट आउटपुट क्या है, जैसे सरकार है, मान के चलिए सरकार में इनपुट क्या हो सकता है, इनपुट जो कुछ आप देंगे और सरकार आउटपुट में आपको जो देगी, आप अपनी बातें इनपुट के रूप में सरकार से रख सकते हैं, संसद में बिल के माध्यम से चीजें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब सरकार उसको विश्लेषित करेगी, उसके बाद आउटपुट के रूप में आपको सेवाएं और सर्विसेज देगी, जो भी चीजें हैं। तो इन बोले कि सारी चीजें इनपुट और आउटपुट के माध्यम से चलता है। इसमें जो गति आती है, ठीक है, इसमें गति प्रदान करने का काम फीडबैक करता है, ठीक है, फीडबैक का बड़ा इंपॉर्टेंस माना। फीडबैक हम लोग तुलनात्मक राजनीति जब पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल से पढ़ें, यहाँ बता रहा हूँ डेविड ईस्टर्न के बारे में और व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बहुत मामूली से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक क्रम से आगे चल सकें। इसी में इन्होंने बात बताया था गेट कीपिंग का सिद्धांत, ठीक है। गेट कीपिंग क्या है कि अत्यधिक मांग जो आती है उसको रोकने के लिए जो है इन्होंने गेट कीपिंग का सिद्धांत दिया था। गेट कीपिंग में जैसे कि सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक होती है, उसके माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सके, जो बिना मतलब की चीजें राजनीति में ना प्रवेश कर पाए, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया कि आगत निर्गत है, इस व्यवस्था में गतिशीलता जो है पुनर्निवेश आती है, पुनर्निवेश वही है, पुनर्निवेश होगा, इसी को फीडबैक मैंने बोला था, ठीक है, इसको पुनर्निवेश हिंदी में बोलते हैं। चलिए, और जो पुनर्निवेश होता है सामाजिक संस्कृति के मापदंडों के आधार पर इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसको फीडबैक को सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों पे। अब सामाजिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, ये सब अभी हमको नहीं पढ़ना है, खासकर सिद्धांतों में, ठीक। हम तुलनात्मक राजनीति पढ़ेंगे, वहां पे बहुत डिटेल से, एक्चुअली डेविड ईस्टर्न तक ही नहीं है ना, डेविड ईस्टर्न तक ही नहीं पढ़ना है हमको, और भी आगे बहुत कुछ वहां पढ़ना है, तभी जाके हम सारी चीजें वहां पे कनेक्ट कर पाएंगे। ईस्टर्न ने अपने लेखों में द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के जो है लक्ष्यों का इस प्रकार से वर्णन किया है। देखिए इन लक्ष्यों को तो हम दोबारा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो डायरेक्ट यहीं से ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो आगे याद रखें ना रखें वो आपकी मर्जी है, आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि देखिए 8 है ये, ठीक है, हाँ 8 है, और आठों आपको एक प्रकार से याद होने चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि क्या है, ठीक है। इन्होंने व्यवहारवाद के जो आधार बताए वो है पहला नियम, ठीक है, दूसरा है सत्यापन, यानी कि चीजें नियम से होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, तकनीकी का प्रयोग होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना तकनीकी के किसी काम से बस मनमानी तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। प्रमाणीकरण होना चाहिए, मूल्य निर्धारित होने चाहिए। अब देखिए एक तो मूल्य मैंने बोला कि मूल्यों से तटस्थ रहेंगे वो चीज, और मूल्य निर्धारण, ठीक है। इन्होंने तो ईस्टर्न ने यही बोला ना, राजनीतिक व्यवस्था जो है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, क्या है, राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। मूल्यों से यहाँ पे तात्पर्य कार्यों से है, ठीक है, वो नैतिक मूल्यों से नहीं है। मूल्यों का निर्धारण, विशुद्ध ज्ञान, ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग कल्पनाओं को, इन सारी चीजों को नहीं डालेंगे, तथ्यों को नहीं मतलब तथ्यों को, अनावश्यक तथ्यों को नहीं डालेंगे, केवल तथ्यों को डालेंगे, और समग्रता, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए चीजें, तभी जाके जो है सही रूप से हम व्यवहारिक अध्ययन कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं इसी में। ईस्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत के इतिहासवादी सोच, अर्थात जो पहले की सोच थी, ऐतिहासिक उपागम को जो है उनकी आलोचना की है, और उसको जो है इन्होंने असफल बताया है, ठीक है।
कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ये आया भी है, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ऐसा प्रश्न आया है कि किसने जो है ऐतिहासिक जो उपागम को असफल बताया, तो डेविड ईस्टन। ठीक है, वैसे तो बहुत से लोगों ने बताया होगा, लेकिन आपके बुक में सिलेबस में जो है उसी हिसाब से प्रश्न भी बनते हैं। इन्होंने जो है इसको 4 भागों में बांटा है इतिहासवादी राजनीति को। जो परंपरागत राजनीति है, पहले बोलते हैं संस्थावादी, जो संस्था का अध्ययन करते थे, वो उनसे संबंधित है चार्ल्स एच, ठीक है, मैकेल वेन और क्राली इल। देखिए विभिन्न देशों से आते हैं, वहां का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होता है, तो बस इतना सा नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इनका कठिन है। दूसरा है अंतःक्रियावादी, एलन संबंधित है। तीसरा है भौतिकवादी, सेबाइन। और मूल्यवादी जो है एडी लिंडसे। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ईस्टन ने ब्राइस के संस्थावादी दृष्टिकोण तथ्यों का निष्प्रयोजन कहकर आलोचना की। संस्थावादी दृष्टिकोण मतलब बात में संस्थाओं का, बात में नहीं, मतलब संस्थाओं के अध्ययन पे अधिक जोर देते थे। ठीक है, संस्थावादी अध्ययन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे संस्थावादी अध्ययन को तथ्यों का निष्प्रयोजन किसने कहा, यहाँ पे रखने का तात्पर्य यही है। ठीक है, तथ्यों का निष्प्रयोजन कहकर किसने पुकारा, तो डेविड ईस्टन ने पुकारा था। इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ईस्टर्न राजनीति व्यवहारवाद का अर्थ बौद्धिक प्रकृति या ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से मानते हैं। किससे मानते हैं, बौद्धिक प्रकृति, यानी कि बौद्धिक व्यवहारवाद का अर्थ है बौद्धिक प्रकृति, और ठोस शैक्षणिक आंदोलन, इससे बोलते हैं कि व्यवहारवाद का तात्पर्य है। ठीक, इसकी आलोचना क्या है, आलोचनाओं को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आलोचना बोलते हैं कि अत्यधिक शब्दाडंबर है। ठीक है, शब्दों का बहुत ज्यादा आडंबर है, बहुत तरह तरह के शब्द, मूल्यों का निर्धारण, ठीक है, फीडबैक हो गया, गेट कीपिंग हो गया, और भी चीजें हो गई जो हमने 8 प्रकार देखे थे वहां पे, विशुद्ध विज्ञान, बोले कि फालतू की चीजें उन्होंने डाल रखी हैं। राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत है। बोलते हैं कि ये एक्चुअली में कैसे अध्ययन करना चाहते हैं, मैं थोड़ा शायद बताना भूल गया या बताया था मैंने, कि वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं। और विज्ञान जो है, जो अध्ययन करता है, वो कैसे करता है, पदार्थ पे अध्ययन करता है। ठीक है, विज्ञान अपने पदार्थों पे अध्ययन करता है और एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो इन्होंने मानव के व्यवहार को भी एक पदार्थ समझने की गलती की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं ये सबसे बड़ी गलती रही। पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया, मूल निरपेक्षता संभव ही नहीं है। भाई मनुष्य के अंदर कोई मूल्य ही ना हो, ये तो संभव ही नहीं। जैसे आप मान के चलिए कि आप नैतिकता भी एक मूल्य है, ईमानदारी भी एक मूल्य है। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, उसके अंदर नैतिकता ही नहीं है, वो मशीन की भांति काम करेगा, तो फिर मतलब ही क्या है, कंप्यूटर ही बैठा दो, ठीक है, वो डिसीजन ले लेगा, बेटर डिसीजन लेगा ना। तो मूल्य तो होगा ही होगा। अत्यधिक खर्चीली पद्धति, बिना मतलब की चीजें इसमें है। एक्चुअली आलोचना तो ठीक है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई थी व्यवहारवाद के साथ। व्यवहारवाद 1962 में आते आते जिसने इसका व्यवस्थित प्रतिपादन किया था, डेविड ईस्टन, उन्होंने खुद ही बोला कि भैया अब रुक जाओ, ये चीजें सफल नहीं हो रही, चीजें जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो नहीं रही हैं। तो इसलिए जो है अब टाइम आ गया है उत्तर व्यवहारवाद का। डेविड ईस्टन ने खुद ही जो है इसको देखा, और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। ऐसा तो है नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो चीजें उतनी बेटर तो नहीं थी, तुरंत गड़बड़ हो गई। तो इसलिए भी जो है उन्होंने ही, डेविड ईस्टन को ही उत्तर व्यवहारवाद का भी जनक माना जाता है। इसकी उपयोगिता क्या है व्यवहारवाद की, पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग उत्तर व्यवहारवाद की तरफ बढ़ते हैं। राजनीति को अनुभव और वैज्ञानिकता प्रदान की, भाई कुछ ना कुछ तो देखा ही जाता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको दिया। व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषण की इकाई माना। इसने सारा केंद्र में जो अभी तक संस्थाएं, राज्य और ये संगठन व्यक्ति राजनीति का अध्ययन का केंद्र थे, अब उसकी जगह व्यक्ति का अध्ययन, व्यक्ति को इकाई के रूप में अध्ययन का केंद्र उन्होंने माना। ठीक है, नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर वैज्ञानिक व्यक्तिवाद और अपचयवाद और उपयोगितावाद की जो है आरोप लगाए। इस तरह के जो है ये फैक्ट है कुछ आपके सामने। अब हम लोग आते हैं उन्हें उत्तर व्यवहारवाद। 1962 के बाद ये चीजें डेविड ईस्टन को लगने लगी थी कि कहीं ना कहीं व्यवहारवाद उपयोगी नहीं रहा, क्योंकि आप देखेंगे कि शीत युद्ध आ गया था, उसके बाद भी चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही थी। कोरिया संकट छाया हुआ था, कोरिया संकट के बाद आप ये जानते हैं, आप क्या कहते हैं इसको, क्यूबा संकट 1962 में, मिसाइल संकट आप लोग ने सुना होगा। तो ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद 1969 आते आते अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की जो हम बात कर रहे थे, उसमें एक सभा हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की, डेविड ईस्टन ने की। ठीक है, और उन्होंने व्यवहारवाद को समकालीन समाचार के संबंध में क्या लिखे, ये थोड़ा सा गलत होगा, संरचनाएं होंगी, ठीक है, के संबंध में अप्रासंगिक घोषित कर दिया। बोले कि भाई देखो व्यवहारवाद जो है अभी जो है उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है, क्योंकि जब इसकी कल्पना की गई थी तो उस हिसाब से चीजों में परिवर्तन किया गया था।
लेकिन उतना निष्कर्ष अभी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं उत्तर व्यवहारवाद में संशोधित, इन्होंने इसको संशोधित किया, उसी में संशोधन किया, लेकिन बेसिकली इन्होंने संशोधन नहीं बोला, इसको इन्होंने वास्तविक क्रांति बोली। प्रश्न यहीं से बनेगा, ठीक है, कि डेविड ईस्टर ने वास्तविक क्रांति किसको बोली? तो व्यवहारवाद में जो संशोधन करके इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद स्थापित किया, उसी को उन्होंने वास्तविक क्रांति का नाम दिया। अब तथ्यों के अलावा, अच्छा इसमें अंतर क्या था? अभी तक पहले क्या था? मूल्यों का अध्ययन हो रहा था, बाद में व्यवहारवाद में इन्होंने तथ्यों का अध्ययन किया। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मूल्यों के बिना मनुष्य रहे, तो तथ्य तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें मूल्य भी इंक्लूड कर दिए। तो ऐसा नहीं कि परंपरागत राजनीति की तरफ लौट गए, नहीं नहीं, उसमें केवल उसमें तथ्यों की कमी थी, विश्लेषण की कमी थी, तो विश्लेषण को इन्होंने रखा। तो तथ्य प्लस विश्लेषण, ठीक है, इसके महत्व को दिया। दर्शन और विज्ञान का जो है इन्होंने समन्वय करने का प्रयास किया। भाई मूल्य दर्शन से संबंधित है, क्या होना चाहिए इस पे बल दिया जाता है, और जरूरी भी है क्या होना चाहिए। अगर क्या है ज्यादा बल देंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं, तो चीजें गड़बड़ हो ही जाएंगी। इसके दो नारे दिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद के। क्या था पहला? कर्म और प्रासंगिकता। प्रासंगिकता को कहीं कहीं उपादेयता भी लिखा रहता है, ठीक है, उपादेयता भी इसको लिखा जाता है। तो कर्म और प्रासंगिकता यानी कि एक्शन और रेलेवेंस, आप इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो प्रमुख नारे हैं या दो प्रमुख काम हैं, ठीक है, कि एक्शन और रेलेवेंस। डेविड ईस्टन ने दो प्रमुख लक्षण भी इसके बताए हैं। शोध की सार्थकता, प्रासंगिकता यानी उसी से संबंधित है, और क्रियानिष्ठता या फिर कर्म से संबंधित है। उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं, जैसे व्यवहारवाद की इन्होंने 8 लक्षण बताए थे, वैसे उत्तर व्यवहारवाद की इन्होंने 7 विशेषताएं बताई है। बस चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बस ये चीजें देख लीजिए। प्रविधि से पूर्व सार, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले सार का मतलब है कि कुछ भी करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, सार का मतलब है कि आपका टोटल दिमाग में होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, उसका पूरा एक खाका आपके दिमाग में होना चाहिए। काम करने से पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं। तो प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, ठीक है, जरूरी है, ये तो क्लियर, इसमें समझाना नहीं। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता है। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है, मूल्यों को इंक्लूड किया गया, जो कि मूल्य अभी मूल्य निरपेक्ष चल रहे थे, मूल्यों को तटस्थ कर रखा था, इन्होंने मूल्यों को इंक्लूड किया। बुद्धिजीवियों की भूमिका, वैसे तो बुद्धिजीवियों की भूमिका आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन इन्होंने बताया कि समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो अपने प्रभाव से चीजों में परिवर्तित कर सकता है, लोगों के अंदर जागरूकता ला सकता है, और सभी जगह जो है व्यापक परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। कर्मनिष्ठ विज्ञान और व्यवसाय की राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण मतलब तात्पर्य यह है कि जो बड़े बड़े व्यवसायी होंगे, ठीक है, व्यवसाय का मतलब प्रोफेशनल्स की बात हो रहा है, ठीक है, प्रोफेशनल्स की बात कर रहा है, जैसे कि शिक्षक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, डॉक्टर हो गए, खासकर ये राजनीति के संबंध में है, मैं प्रोफेशन के बारे में समझा रहा था। तो उनके अंदर मूल्यों का होना आवश्यक है, वो मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो व्यवसाय का जो है राजनीतिकरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस प्रकार से हमने उत्तर व्यवहारवाद को देख लिया, व्यवहारवाद को देख लिया। अब कुछ फैक्ट्स रह गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं। पहला कुछ पुस्तक है जिससे डेविड ईस्टन की किताब बहुत बार पूछी जाती है, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, लाइक नहीं, देखिए टीजीटी पीजीटी में टाइम नहीं पूछेगा कौन सी किताब कब लिखी गई, लेकिन हाँ ये नेट वगैरह में ये पूछ लिया जाता है कि ये किताब क्रम पूछ लेता है, कौन कब लिखी गई, कौन कब लिखी गई, तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप नेट देने जा रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद है द पॉलिटिक, एक्चुअली पूछेगा इतना ही, द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, पूछ लेगा किसकी किताब है। द पॉलिटिकल सिस्टम आगे है कि एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ना। इतना लंबा नाम नहीं डालता पेपर में, जनरली कभी कभी दे भी सकता है, लेकिन याद रहना चाहिए। तो डेविड ईस्टन की किताब है, ठीक है। बेटले लिखते हैं, ब्रेडले, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था, ठीक है। डहल क्या लिखते हैं? रॉबर्ट ए डहल, सॉबर्ट नहीं है वो रॉबर्ट है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। और जेम्स सी चार्ल्स वर्थ लिखते हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है जो कि पेपर में पूछी जाती है। डबल डहल की है कि मॉडर्न पॉलिटिकल पॉलिटिकल एनालिसिस, ये हम लोग देख चुके हैं। एक और किताब है कि हु गवर्न डेमोक्रेसी एंड पावर इन इन अमेरिकन सिटी, ये अलग नहीं है, ठीक है, इसी एक ही में है, अमेरिकन सिटी एन अमेरिकन सिटी, ये प्रमुख तथ्य यहाँ से हटा दीजिए, प्रमुख तथ्य यहाँ होना चाहिए। शिकागो स्कूल विचारधारा के प्रमुख प्रमुख अर्थशास्त्री, जो शिकागो स्कूल के बारे में हमने पढ़ा, इसमें चार्ल्स ई मोरियम संबंधित थे, ठीक है, उसके व्यवस्थित कह सकते हैं, उसकी स्थापना करने वालों में भी एक थे चार्ल्स ई मोरियम। तो चार्ल्स मोरियम के अलावा दो प्रमुख अर्थशास्त्री भी इससे जुड़े हुए थे,
मिल्टन फ्रीडमैन और स्टिंगलर, इनका भी नाम प्रमुख आता है। विचारक और उनके द्वारा प्रमुख शब्द जो प्रयोग किए गए हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे डेविड स्टर्न राजनीतिक सिद्धांतों का, जो राजनीतिक सिद्धांतों की ह्रास की संकल्पना है वो किसने दी? डेविड स्टर्न ने। हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन की संकल्पना को प्रतिपादित किया। डेविड हेक्टर ने राजनीतिक आधुनिकरण के संकल्पना को प्रतिपादित किया। ये सब हमको पढ़ना है, ये हम तुलनात्मक राजनीति में पढ़ेंगे, ठीक है। पावेल बोलते हैं, आमंड एम पावेल, ये भी संबंधित है इसी जो व्यवस्था सिद्धांत है उससे भी ये लोग भी संबंधित हैं। संरचनात्मक प्रकारवाद और राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है। दांते शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थन इन्होंने किया, इससे संबंधित है। राजनीतिक उपागम को हम देखें तो प्रमुख सिद्धांतकार और उनके उपागम उनसे संबंधित है। जैसे ऐतिहासिक उपागम से कौन संबंधित है? सेबाइन है। सामाजिक उपागम से जो है जॉर्ज कैटलिन है। दार्शनिक उपागम से लियो स्ट्रास है। और मनोवैज्ञानिक उपागम से ग्राहम वालास संबंधित है। जब ग्राहम वालास का नाम बताया था तो मैंने बताया था कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करने का प्रयास किया था। उसके बाद शिकागो स्कूल के संस्थापक ये हमने देख ही लिया। A हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थियरी किसने लिखी? द अमेरिकन पार्टी सिस्टम। और अच्छा इन्हीं का है, चार्ल्स मोरियम की किताबें, ठीक माफ कीजिएगा थोड़ा सा क्रम उल्टा नीचा हो गया। चार्ल्स मोरियम की जो इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? A हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थियरीज, द अमेरिकन पार्टी सिस्टम और न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये तीन इनकी प्रमुख किताबें हैं। इस प्रकार से हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 था राज्य से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है, और राजनीति विज्ञान क्या है, उसकी प्रकृति, परिभाषा, ये सारी चीजें थी। और उसके बाद चैप्टर 2 हमारा राज्य था, जिसमें हमने राज्य के तत्व, संप्रभुता और ये सारी चीजें देखी। हालांकि संप्रभुता, इसके बाद अगला चैप्टर आपका संप्रभुता ही है, उसमें डिटेल में हम संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि परंपरागत राजनीति और आधुनिक राजनीति के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी आती हैं, ठीक है, जैसे कि किसने क्या कहा। जैसे आप देखेंगे कि लंडसली और गार्नर ने जो है राजनीति का अध्ययन केवल राज्य से माना, ठीक है। टीले और लिकॉक ने जो है सरकार से राजनीति का अध्ययन माना। गिलक्राइस्ट, गेटल और मैकाइवर ने सरकार और राज्य दोनों का राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र के तहत माना। ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो पॉइंटर है हमारी वाईसीटी पब्लिकेशन की, वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल से मिलेंगी, ठीक है। और लगभग सारी चीजें मैंने समझा दी है। तो ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। अगले चैप्टर की तरफ आप हम बढ़ेंगे, वो है हमारा संप्रभुता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।